गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग का यूनिट 1 में अपन यूनिट 1 पढ़ चुके थे। अब यूनिट 2 अपन ने स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस की थ्योरी को समझा था लास्ट टाइम कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो आपने पढ़ लिए थे। और इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, यानी कि चाहे आप कॉन्सेप्ट बोल लें, चाहे प्रिंसिपल बोल लें, चाहे कन्वेंशन बोल लें, जनरली इनका एक ही मीनिंग है। ये गाइडलाइंस होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं कि अकाउंटिंग करते समय आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 34 यूनिट 2 में, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन एंड ओवरव्यू। अब आपको डिटेल में पढ़ हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं और कन्वेंशन हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग करते समय। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करनी है तो इन कॉन्सेप्ट को, इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं रह पाएगी। तो हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी शैल स्टडी इन डिटेल द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, जिन पे अकाउंटिंग बेस्ड होती है। The following are the widely accepted accounting concept. Widely मतलब ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी चाहे आप अमेरिका में चले जाएं, चाहे रशिया में, चाहे इंडिया में, ये सब जगह फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसे बोलते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रीड करेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ये तो इसकी थ्योरी है केवल, कि बिजनेस को अलग समझा जाएगा और ऑनर को अलग समझा जाएगा अकाउंटिंग करते समय। वैसे ऑनर का ही बिजनेस है, आपने ही बिजनेस खोला है, पर अकाउंटिंग करते समय माना जाएगा बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। इसको समझने के लिए एक बार हम इन दोनों को लिविंग मान लेते हैं। दोनों जिंदा इंसान है, बिजनेस भी एक जीता जागता इंसान है और ऑनर भी एक जीता जागता इंसान है। सपोज ऑनर का नाम है मिस्टर ए और बिजनेस का नाम है मैसर्स ए एंड सन्स। ठीक है, मिस्टर ए के पास 50 लाख रुपीज़ हैं। इस कॉन्सेप्ट का जनरेशन क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक हम पढ़ रहे हैं। 50 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए सोच रहा है कि मैं इस पैसे को या तो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं या मैं बैंक में जमा करा दूं। अगर आप सेफ साइड करना चाहते हैं, सेफ साइड गेम खेलना चाहते हैं, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एफडी करा दीजिए बैंक में। बैंक सेफ होते हैं, आपका पैसा कभी नहीं डूबता और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। आपको बैंक हर साल जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करता है। एफडी पे ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है कि इतने टाइम बाद ही पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट जनरली। तो हम इन तीनों को लिविंग मान रहे हैं, तीनों जिंदा इंसान हैं, तीनों जीते जागते इंसान हैं। मिस्टर ए तो है ही लिविंग, बिजनेस को भी हम जिंदा इंसान मान रहे हैं, बैंक को भी एक बार जिंदा इंसान मान रहे हैं। अब मिस्टर ए के पास ऑप्शन है कि या तो ये पैसा बैंक को में डिपॉजिट करा सकता है या ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। चॉइसेस होती हैं, आपको बेस्ट चॉइस चूज़ करनी पड़ती है। जैसे आप भी जब सीए बन जाएंगे तो आपके पास चॉइस होगी, या तो आप जॉब कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए। चॉइस आपके पास है। अगर आप जॉब करेंगे तो फिक्स सैलरी मिलेगी, पहले दिन से ही आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है। प्रैक्टिस में शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में तो आपको खुद का ऑफिस खोलना है, क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, आपको लाइजनिंग करनी पड़ेगी लोगों के साथ, आपको बताना होगा कि आप क्या क्या काम करते हैं, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जॉब में स्टार्टिंग में जो है जॉब मिलना इजी होता है, इसमें पैसा पहले दिन से ही आने लग जाता है। प्रैक्टिस में पहले दिन से पैसा इतना नहीं आता जितना जॉब के बराबर होता है। हाँ, धीरे धीरे आप इसमें ग्रो करते हैं। एटलीस्ट 4 to 5 ईयर अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत कर ली तो प्रैक्टिस से अच्छा और कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका काम है, आप किसी के अंदर गुलाम नहीं हैं, आप नौकर नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं। ऑल्दो आपको प्रैक्टिस में काफ़ी अपडेट रहना पड़ता है, टाइम टू टाइम लॉज पढ़ने होते हैं, टैक्स से अब टैक्सेशन अब बदलता रहता है, अपडेट रहना पड़ता है। जॉब में इतना अपडेट रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं वो फील्ड ही आप चूज़ करते हैं। जनरली बार बार जॉब नहीं चेंज करते कि कभी बैंक में लग गए, कभी हॉस्पिटल में लग गए, कभी यूनिवर्सिटी की अकाउंटिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक जॉब में तो एक सेट पैटर्न अपनाना होता है कुछ टाइम बाद। शुरू में तो चलिए 3-4 साल आप चेंज कर सकते हैं, बाद में आपको एक ट्रैक पकड़ना होता है कि अब मेरे को इसी लाइन में जाना है।
तो सेम दो ऑप्शन आपके पास भी हैं। ऐसे मिस्टर ए के पास भी दो ऑप्शन है, ये बिजनेस में भी लगा सकता है पैसा और बैंक में लगा सकता है। अब ये बिजनेस से कहता है देखो, अगर मैं ये पैसा तुम्हारे अंदर लगाता हूँ, ये बिजनेस से बात कर रहा है, हम जीता जागता इंसान मान रहे हैं इसको। एम जो ऑनर है बिजनेस से कहता है कि मैं ये पैसा तुम्हारे अंदर लगाऊंगा, पर मेरी कुछ शर्त है वो तुम्हें माननी होगी। बिजनेस कहता है क्या शर्त है कि अगर ये पैसा मैं बैंक में देता तो बैंक में मेरा पैसा क्या होता है, लायबिलिटी। क्योंकि बैंक, जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट करता है। पासबुक आपने देखी होगी, क्रेडिटेड द अमाउंट, मतलब आपने जब बैंक को पैसा दिया तो बैंक के ऊपर आपका पैसा बर्डन है ना, बैंक लौटाएगा आपका पैसा, वो आपके पैसे को लायबिलिटी ट्रीट करेगा, जो उसे जब आप डिमांड करेंगे आपको लौटाना होगा। तो बिजनेस को कहता है अगर तुम ये शर्त मेरी मानोगे तभी ये पैसा मैं तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए बिजनेस बोलता है ठीक है मैं मानने को तैयार हूँ। तो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल आप समझते हैं, जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं उस अमाउंट को। तो कैपिटल को एक लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये शर्त मान लेता है बिजनेस। दूसरी शर्त, मिस्टर ये कहता है कि जब मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देता है बैंक आपको, आप पैसे पे, तो तुम्हें भी मुझे मेरे पैसे पे इंटरेस्ट देना होगा, तभी मैं तुम्हें पैसे लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। तो बिजनेस कहता है ठीक है हम ये भी बात मानते हैं। इसलिए कौन से कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है पर ऑनर के लिए इनकम है। बिजनेस के लिए तो खर्चा है, मालिक को देना है उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट, पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ पर ऑनर के लिए इनकम हो गई। अब बिजनेस बोलता है ये तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बारी। अब बिजनेस अपनी कंडीशन रखेगा। बिजनेस बोलता है कि कई बार तुम बैंक से भी तो पैसा निकालते हो, बैंक का पैसा भी निकाल के ले जाते हो। बैंक का पैसा निकाल के मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आप अच्छी तरह समझते हैं, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, आप बैंक के पैसे से शॉपिंग करते, एक लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड भी वही चीज़ है, आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे हैं और एक टाइम बाद आप उसे पे कर देते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या होता है, आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है, राइट। बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है, घटाता है, माइनस करता है, क्योंकि आप बैंक का पैसा लेके जा रहे हो। तो इसी तरह जब तुम बिजनेस का पैसा निकालोगे अपने पर्सनल काम के लिए, तो जैसे बैंक तुम्हारे अकाउंट में से पैसे काटता है, उसी तरह हम तुम्हारा जो कैपिटल है हम उसे कम करेंगे। इससे कौन से कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जब कोई ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से उसका कैपिटल कम हो जाता है। जैसे 10 लाख की कैपिटल थी आपकी, आपने 1 लाख विड्रॉ करे तो बिजनेस बोलेगा कि 10 तुमने लगाए थे, 1 लाख निकाल लिए, तो 9 लाख ही मानी जाएगी कैपिटल। जैसे बैंक तुम्हारे साथ ट्रीट करते हैं वैसे हम भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। बिजनेस बोलता है कि अगर जैसे तुम बैंक का पैसा जब यूज़ करते हो तो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देता नहीं है, तुमसे लेता है यार, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है ओवरड्राफ्ट पर। तो जैसे बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेता है, ऐसे जब तुम बिजनेस का पैसा निकाल के ले जाओगे, जिसे ड्राइंग्स नाम दिया गया, तो इस पर हम भी ब्याज लेंगे। तो इसलिए कौन से कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस अलग माना जाता है, जैसे बैंक्स अलग हैं, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। जब बिजनेस को ऑनर पैसा देता है तो पैसा लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट होता है, और जब बिजनेस बैंक की तरफ उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है। इसी तरह बिजनेस में जब पर्सनल पर्पस के लिए बैंक से पैसा निकाल के ले जाता है, जिससे आप ड्राइंग्स बोलते हैं, अब पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकालता है तो बिजनेस आपके अकाउंट को कम कर देता है, आपका अकाउंट मतलब कैपिटल को कम कर देता है, और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये था, जो कि ये बोलता है कि अकाउंटिंग करते समय बिजनेस को अलग मानिए, बिजनेसमैन को अलग मानिए, दोनों को सेपरेट मानते हुए अकाउंटिंग की जानी चाहिए, तभी आप ढंग से पता कर पाएंगे ना। अगर आप पर्सनल खर्चे भी घर के बिजनेस के अकाउंट ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि बिजनेस की इनकम कितनी है और घर के खर्चे कितने हैं। अगर आप मिक्स कर देंगे अपने पर्सनल एक्सपेंस भी बिजनेस के एक्सपेंस के साथ में, तो एक्चुअल कंडीशन आपको कभी नहीं पता चल पाएगी कि मेरा घर का खर्चा इतना है और बिजनेस का खर्चा इतना है। इसलिए घर के खर्चे अलग रखिए, पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग रखिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शन अलग रखिए। अब पढ़ते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को आपके मॉड्यूल से। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलें या एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलें, हिंदी बोलते हैं पृथक अस्तित्व। सेपरेट एंटिटी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स ये बताता है द बिजनेस एंटरप्राइजेज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। हर बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, बिजनेस की अपने आप में एक पहचान होती है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर, अपने ऑनर के अलावा।
अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट मानेगा अकाउंटेंट अपने ऑनर से बिजनेस को। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट्स में, पर्सनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड ऑनर ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट, और जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसकी बुक में रिकॉर्ड होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द अफेयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ द ऑनर, मतलब डिस्टिंग्विश मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अलग करना और पर्सनल ट्रांजेक्शन को अलग करना, ऑर्गेनेटेड स्टार्ट हुई ओनली इन द अर्ली डेज ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग अपनाई गई कंट्रीज़ में उस तब से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प, ये कॉन्सेप्ट मदद करता है इन कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर ऑफ द ऑनर। ये आप बिजनेस के अफेयर अलग माने जाएंगे और पर्सनल अफेयर अलग माने जाएंगे। उन्हें बिजनेस के अफेयर के साथ, बिजनेस के मामलों के साथ आपके पर्सनल मामले मिक्स नहीं किए जाएंगे। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जगह अप्लाई होता है, वेदर सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे आप अकेले बिजनेस करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, पार्टनरशिप करेंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनीज होंगे तब भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड होते हैं। एंटिटी के कॉन्सेप्ट कीप द बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस को अलग समझा जाएगा उसके मालिक से। इन अ वे, इस तरीके से द एंटिटी कॉन्सेप्ट हेल्प, ये आपकी मदद करता है टू असर्टेन, ये निकालने में, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज ड्यू टू ऑनर, कि बिजनेस को कितना पैसा ऑनर को देना है। इन फॉर्म हिज कैपिटल, जो बिजनेस पैसा लगाता है बिजनेस में आप उसे कैपिटल बोलते हैं। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न, और उस पर प्रॉफिट कमा के बिजनेस को वापस करना होता है। जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बिजनेस क्या करता है, आपने जो कैपिटल लगाई बिजनेस में उसमें प्रॉफिट कमा के वो आपको वापस करता है। और प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। इसे रिजर्व एंड सरप्लस को लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है क्योंकि वो ऑनर को पे करना होगा फ्यूचर में। इट ऑल्सो हेल्प टू परफॉर्म अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंटिंग की जाएगी, एंड नॉट दैट ऑफ ऑनर, ना कि ऑनर के पर्सनल परसेप्शन से। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन रन अ बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं एंड पे मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट फॉर हिज सन स्कूल फीस, आप अपनी पर्सनल जेब से अपने बेटे के स्कूल की फीस चुका रहे हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांजेक्शन, ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन है इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, और ये रिकॉर्ड भी नहीं होगा बिजनेस में। हाउएवर, इफ द पर्सन विदड्रॉ, अगर आप बिजनेस का पैसा विदड्रॉ करते हैं मनी फ्रॉम द बिजनेस, जिसे ड्राइंग्स बोलते हैं, आपने पढ़ा था, जब अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग से फिर बिजनेस क्या करता है, आपकी कैपिटल का अमाउंट कम कर देता है। फ्रॉम द बिजनेस टू पे फॉर हिज सन स्कूल फी, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन माना जाएगा क्योंकि आप बिजनेस का पैसा निकाल रहे हैं। टू बी रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एज अमाउंट विड्रॉ बाय द ऑनर, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस का पैसा निकाला है। Entity concept या separate entity concept means that the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner, कि जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया ऑनर ने, और तो सेपरेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो लायबल है ऑनर का पैसा लौटाने के लिए। सिंस द ऑनर इन्वेस्टेड कैपिटल, क्योंकि मालिक ने कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, पूंजी बोलते हैं हिंदी में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल, रिस्क लेके इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बिजनेस की जगह वो बैंक में भी लगा सकता था पैसा, पर उसने रिस्क उठाया है कि बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि डूब भी सकता है पैसा अगर बिजनेस नहीं चला, तो ये रिस्क कैपिटल है। ही हैज़ क्लेम ऑन द प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट कमाएंगे आप वो क्लेम करेगा क्योंकि प्रॉफिट उसका है। जैसे बैंक में आप पैसा देते तो इंटरेस्ट आपका राइट है, अगर बैंक इंटरेस्ट देने से मना करता है तो आप बैंक पे केस कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो प्रॉफिट है उस पर क्लेम करेगा ऑनर कि भाई मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो प्रॉफिट मुझे दिया जाएगा। अपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अपोर्शन, जो कि बांटा जाता है, प्रॉफिट अपोर्शन मतलब बांटना, टू द ऑनर एंड इज इमीडिएटली पेबल, और देना पड़ता है, बिकम करंट लायबिलिटी इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। आप डिविडेंड समझते ही हैं, कंपनी जब डिविडेंड देती है तो डिक्लेयर करती है कि भाई इतना डिविडेंड हम देंगे, तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो लायबिलिटी बन जाता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिन ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसे ऑन डिमांड या तो मांगने पर देना हो या विद इन 1 ईयर देना हो, उसे आप क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 1, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹7 lakh with which he purchased machinery for ₹5 lakh and maintained the balance in hand, यानी 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल लगाई बिजनेस में आपने, इसमें से 7 लाख रुपए जो आपने बिजनेस को दिए उसमें से 5 लाख की तो मशीन खरीद ली बिजनेस ने, और 2 लाख रुपए बच गए इन हैंड, कैश इन हैंड। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विल बी, कैपिटल है 7 लाख की तो लायबिलिटी हो गई, मशीन असेट हो गई, कैश भी असेट हो गया।
दिस मीन दैट द एंटरप्राइजेज ओव मतलब ऋणी है, आपको पैसे देने हैं टू मिस्टर एक्स, क्योंकि एक्स ने पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस ऋणी है क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है, आपको लौटानी पड़ेगी अपने ऑनर को 7 लाख। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड ₹5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस फंड, अपने घर के खर्चे के लिए, टू मीट मतलब फुलफिल करना, 5,000 रुपये विड्रॉ करता है मिस्टर एक्स, पैसे निकालता है बिजनेस से। तो ड्राइंग से क्या होगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, जो 7 लाख थी उसमें से 5,000 तो आप निकाल के ले गए। Then it should not be taken as business expenses and would be charged to his capital account, ये कैपिटल अकाउंट से चार्ज होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिड्यूस बाय 5,000 क्योंकि आप पैसा निकाल के लिए जा रहे हैं। फॉलोइंग द एंटिटी कॉन्सेप्ट द रिवाइज फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल 7 थी पहले, आप 5,000 निकाल के ले गए, ड्राइंग्स के नाम से 695 हुई, और कैश जो 2 लाख था पहले, अब 5,000 चला जाएगा, कैश का बैलेंस बच जाएगा 195। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंटिंग करते समय बिजनेस को अलग समझा जाएगा, बिजनेसमैन को अलग समझा जाएगा। इससे बिजनेस जो भी पैसे लगाता है बिजनेस में वो लायबिलिटी है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक आपके पैसे को लायबिलिटी ट्रीट करता है अपने ऊपर, क्योंकि उसे लौटाना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस को भी पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। बैंक जिस तरह से इंटरेस्ट देता है, ऐसे बिजनेस को प्रॉफिट कमा के वो पैसा अपने ऑनर को वापस करना होता है। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये भी इजी है, समझ लेते हैं पहले से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये तो आप पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग की जाती है अकाउंट्स में वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सकता है, उन्हीं चीज़ों को आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेज़र ही नहीं कर सकते, मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को आप अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई एम्प्लॉय है, सपोज ये 20 साल से आपकी कंपनी में काम करता है, बहुत ईमानदार है, काफ़ी मेहनत करता है आपकी कंपनी के लिए, इसे 20 ईयर हो गए आपकी कंपनी में, तो ये वर्थ रखता है ना आपकी कंपनी में। इसकी वजह से काफ़ी आप रिलैक्स फील करते हैं कंपनी का ऑनर कि अच्छा एम्प्लॉय है, मेहनती है, बिजनेस को आगे ले जा रहा है। तो ये एक तरह से असेट है आपके बिजनेस के लिए। पर क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस एम्प्लॉय की? नहीं। किसी एम्प्लॉय की वैल्यू निकालना बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स है। कैसे डिसाइड करेंगे? कोई बोलेगा 10 करोड़ मान लो, कोई बोलेगा 20 करोड़, कोई बेस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेस पे आप किसी एम्प्लॉय की वैल्यू निकाल सके ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को कैलकुलेट कर सके। तो इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बोलता है, जो आप पहले दिन से पढ़ रहे हैं 11th क्लास से, कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें मनी में आप मेजर कर सकते हैं, बाकी कोई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और मनी भी कौन सी? रूलिंग करेंसी होनी चाहिए। सर ये रूलिंग करेंसी क्या होती है? रूलिंग करेंसी मतलब जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में रुपीज़ है रूलिंग करेंसी, जिसमें आप मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। रुपीज़ में तो बोलते हैं 100 रुपीज़, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपीज़। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी फॉरेन से, $1 लाख की मशीन है, अमेरिका से इंपोर्ट की। इंपोर्ट मतलब बाहर का सामान इंडिया में मंगवाना, उसे आप इंपोर्ट बोलते हैं। और जब इंडिया का सामान इंडिया से बाहर जाता है तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो आपने इंपोर्ट किया है एक मशीन का, $1 लाख की मशीन है, ठीक है। अब $1 लाख की मशीन है, आप इसको कह रहे हैं कि $1 लाख की मशीन हमने इंपोर्ट की, तो ये गलत है। इंडिया में आप इसे रूलिंग करेंसी में कन्वर्ट कीजिए ना पहले, क्योंकि इंडिया में तो डॉलर चलते हैं नहीं, रुपीज़ चलते हैं। और $1 का मान लीजिए रुपीज़ है अभी 70, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो आप इस मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 70 लाख, सॉरी 7 करोड़, क्योंकि 70 रुपीज़ पर डॉलर है, $1 लाख की मशीन है, तो 7 करोड़ इस असेट की वैल्यू होगी। तो ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे वो रूलिंग करेंसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह अमेरिका में रूलिंग करेंसी क्या होगी? डॉलर, वहाँ सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में रिकॉर्ड होंगे। ब्रिटेन जाएंगे तो पाउंड होगी वहाँ की करेंसी, वहाँ सारे ट्रांजैक्शन पाउंड में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। आप इससे तो जापान जाएंगे, येन में रिकॉर्ड होंगे। तो हर कंट्री में की रूलिंग करेंसी वो होती है जो लीगल टेंडर है, जो वहाँ पे चल रही इन फैशन है, उसी में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब पढ़ते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मतलब मनी, ठीक है, मेजर मतलब मापना किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट अवधारणा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ओनली दोज ट्रांजेक्शन, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को, विच कैन बी मेजर, जिन्हें मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी में, आर रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। सिंस मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी की डेफिनेशन है ये, कोई अगर आप नॉर्मल इंटरव्यू में आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय मनी, तो आप बोलेंगे मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज करते ना, आप पैसे देके चीज़ खरीदते, तो मनी मीडियम है एक्सचेंज का।
द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट दोज ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन अलोन, वही केवल, दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, बी ओनली टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उन्हें ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस मटीरियली, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, भले ही कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं मटीरियली, जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो अफेक्ट तो होगा ना आपका बिजनेस तो अफेक्ट होगा, पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि उसके जाने से कितना नुकसान हुआ, तो हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी टर्म्स, तो उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिन्हें मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, भले ही वो ट्रांजेक्शन कितनी ही मटेरियल नेचर की हो, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट नेचर के हों। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस ओनिंग अ फैक्ट्री, आप ओन करते हैं फैक्ट्री है, ओनिंग अ फैक्ट्री ऑन अ पीस ऑफ 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ की ज़मीन पे आपकी फैक्ट्री है, विद एन ऑफिस बिल्डिंग विद 2 फ्लोर, दो मंजिल की आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें हैविंग 20 कंप्यूटर्स, आपके पास 20 कंप्यूटर हैं, 10 यूनिट्स ऑफ मशीन, 10 मशीन हैं, कैन नॉट शो दीज आइटम अंडर डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट। आप बैलेंस शीट में ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 1 एकड़ की ज़मीन है, 2 मंजिल का मकान है, 20 कंप्यूटर हैं, तो इससे कोई कंक्लूजन ही निकलेगा। ये कोई एक कॉमन आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी जिस वैल्यू में आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दीज आइटम नीड टू बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म, आपको इन्हें मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना होगा। अभी आपने फिजिकल टर्म्स में बता रखा है कि फिजिकली कितना अवेलेबल है आपके पास, कि 10 मशीनें हैं, 20 कंप्यूटर हैं, 1 एकड़ लैंड है, पर आपको इन्हें मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। द फैक्ट्री प्राइस माइट भी ₹50 करोड़, मान लीजिए फैक्ट्री का जो ज़मीन की वैल्यू वो 50 करोड़ है, मशीन फैक्ट्री की बिल्डिंग 50 की, कॉस्ट ऑफ लैंड माइट भी 30 करोड़। हाँ, अब आप मेज़र कर पा रहे हैं कि फैक्ट्री की बिल्डिंग 50 की है, ज़मीन 30 की है, बिल्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़, कंप्यूटर 10 लाख के हैं और मशीन 10 करोड़ की है। नीड टू बी रिकॉर्ड, इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब इन्हें आप रिकॉर्ड किया कर सकते हैं। However, यद्यपि मतलब कोई कंडीशन है, द कॉन्सेप्ट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, पर इस कॉन्सेप्ट की भी कुछ कमियां हैं। लिमिटेशन मतलब इसमें कुछ कमियां हैं इस कॉन्सेप्ट में भी। ट्रांजेक्शन इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक, या पढ़ चुके उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जिन्हें मनी में आप मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, अतः असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके लिए असेट होते हैं, बट देयर मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स इज नॉट पॉसिबल, पर आप उन एम्प्लॉयज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, और निकालेंगे भी तो वो बहुत सब्जेक्टिव आंसर होगा, आप उसे जज ही नहीं कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उनकी वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मेजरिंग यूनिट फॉर मनी इज टेकन एज द करेंसी ऑफ रूलिंग कंट्री, बताया था रूलिंग कंट्री मतलब जिस कंट्री में आप बना रहे हैं अपने अकाउंट, रूलिंग करेंसी उसी में रिपोर्ट करेंगे ट्रांजेक्शन को। दैट इज द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री, प्रोवाइड अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। जैसे अमेरिका में है रूलिंग करेंसी क्या है, डॉलर, अपने इंडिया में क्या है, रुपीज़ है। इट मे बी मेंशन दैट, यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है, व्हेन ट्रांजेक्शन अकर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वन में सी मैनी करेंसी, कई करेंसीज हो सकती हैं। सपोज अ बिजनेसमैन सेल गुड्स वर्थ ₹50 लाख एट होम, होम मतलब इंडिया में, आपने इंडिया में बेचा कुछ सामान, आप इंडिया से बाहर भी बेच सकते हैं, एट होम मतलब इंडिया में बेचा 50 लाख रुपए का सामान। एंड ऑल्सो ही सेल गुड्स वर्थ ₹1 लाख यूरो, यूरो कहाँ चलते हैं, यूरोप में, 1 लाख यूरो बेचे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट में बेचा। व्हाट इज दिस टोटल सेल, 50 लाख प्लस 1 लाख यूरो, नहीं, इससे कोई कंक्लूजन ही निकलेगा। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे 50 लाख है और प्लस 1 लाख यूरो, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला था ना। या तो आप यूरो को रुपए में बदलो या रुपए को भी यूरो में बदलो, कॉमन करेंसी होनी चाहिए जिसमें आप रिपोर्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी डिफरेंट करेंसी में आप रिपोर्ट करेंगे ट्रांजेक्शन। दीज आर नॉट अमेनेबल टू इवन अर्थमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, भले ही अर्थमेटिक है, भले ही फिगर में है, पर इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मतलब इन्हें ढंग से एनालाइज नहीं किया जा सकता। सो ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड एट अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, एक ही करेंसी में रिकॉर्ड होंगे, या तो डॉलर में करिए, पाउंड में करिए, यूरो में करिए, रुपीज़ में करिए। मॉनेटरी यूनिट दैट इज 1 करेंसी, सपोज 1 यूरो इज ₹71। तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 यूरो का मतलब 71 है, तो 1 लाख यूरो का मतलब कितना हुआ, 71 लाख की सेल हुई आपकी यूरोप में। टोटल सेल ₹50 लाख प्लस 71 लाख 121 लाख। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इम्पार्ट द एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है फॉर मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग डेटा, कि आप अकाउंटिंग डेटा को इंटरप्रीट कर सकते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हैं,
कि वो सही आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को या नहीं कर रहे। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो भी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली बात तो बिजनेस के होने चाहिए, और दूसरा उन्हें मनी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, उन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सके। जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नेचर की नहीं है, भले वो कितनी ही इंपॉर्टेंट हो, जिन्हें मनी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उन्हें आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, और रूलिंग करेंसी में ही रिकॉर्ड होंगे सारे ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि आप डॉलर में भी कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ रुपए में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ पाउंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करें, उस कंट्री में जो करेंसी चलती है आप उसी में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पैरा पढ़ने से पहले मैं आपको नोट्स में जो मैंने बनाए हैं उसमें पढ़ा देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। However, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है फॉलोइंग लिमिटेशन, वही सेम चीज। मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुद्रा मापन के उदाहरण, इसकी कुछ कमियां हैं जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, पढ़ चुके हैं आप। उन ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जिन्हें मनी में नहीं मेजर किया जा सकता, आर नॉट रिकॉर्डेड इवन दो दे मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो कितने ही इंपॉर्टेंट हो फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्राइजेज बट विल नॉट बी रिफ्लेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर जो एम्प्लॉइज की वैल्यू है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L बैलेंस शीट में उन्हें शो नहीं करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आप किसी एम्प्लॉय की वैल्यू मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैल्यू का इंपॉर्टेंस रखता है, 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ एटसेट्रा। इसको भी समझ लेते हैं नेक्स्ट पैरा को पढ़ने से पहले के एग्जाम्पल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सपोज आपने कुछ साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी, आपने कुछ साल पहले एक ज़मीन खरीदी, इसकी वैल्यू है 1 करोड़, राइट। मान लेते हैं 5 ईयर अगो। 5 साल पहले आपने एक ज़मीन खरीदी, इसकी वैल्यू है 5 करोड़ उस टाइम। आज 5 साल बाद इस ज़मीन की वैल्यू हो गई 10 करोड़, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन तो आप समझते हैं, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है इन्फ्लेशन टाइम के साथ। तो अब जो हमने जब ये लैंड खरीदी थी तो हमने अपने बैलेंस शीट में इस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ लिखी है, राइट। पर आज तो इसकी वैल्यू 10 करोड़ हो गई, तो क्या मैं बैलेंस शीट आज बनाऊंगा तो 10 करोड़ लिखूंगा? नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इस जो रुपए की वैल्यू जो चेंज हो गई, रुपए की वैल्यू चेंज हुई क्योंकि परचेजिंग पावर गिरी। आप समझते हैं इन्फ्लेशन मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे, इन्फ्लेशन मीन्स ऐसी सिचुएशन में गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो बढ़ती है, पर रुपए की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, रुपए की जो खरीदने की क्षमता है, हमारे देश में रुपए चलते हैं, सिर्फ रुपए बोल रहा हूँ मैं, परचेजिंग पावर है रुपए की, वो घटती है। सर अभी परचेजिंग पावर क्या होती है? तो हमें समझ में आ गया, महंगाई, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, कि जिनमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो बढ़ती है और रुपए की परचेजिंग पावर गिरती है। परचेजिंग पावर मतलब, इसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि आज से 40-50 साल पहले 100 रुपये पर केजी में बढ़िया घी मिल जाता था। 20 साल पहले ही जाएंगे, 10-20 साल पहले, तो 100 रुपीज़ पर केजी में आपको, पर लीटर, केजी तो मैंने लिख दिया, लीटर, 1 लीटर घी 100 रुपीज़ का आता था। आज अब वही घी लेने जाएंगे तो 700 से 1000 रुपीज़ के बीच में आएगा। सेम क्वांटिटी तो सेम है ना, आज वही 1 लीटर आप घी खरीदने जा रहे हैं, क्वांटिटी तो सेम है पर प्राइस चेंज हो गई, यानी वही क्वांटिटी है पर पहले 100 रुपये लगते थे आज से 10-20 साल पहले, 20 साल पहले, आज उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये होती है परचेजिंग पावर, कि रुपए की परचेजिंग पावर गिर गई है क्योंकि सेम चीज़ को खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो परचेजिंग पावर गिर गई है रुपए की। अगर कम पैसे देने पड़ते थे, पहले 100 रुपये की आ रही है कोई चीज़, आज कुछ साल बाद वही चीज़ 50 रुपये की आती है, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई क्योंकि आप कम पैसे देकर ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। पर उल्टा ही होता है जनरली, ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि कोई प्राइस कम हो जाए, परचेजिंग पावर गिरती है रुपए की फ्यूचर वजह से बढ़ता जाता है टाइम पीरियड। तो परचेजिंग पावर का मतलब आ गया होगा समझ में कि सेम क्वांटिटी को खरीदने के लिए आपको लास्ट ईयर या उससे पहले के ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये परचेजिंग पावर है जो डिक्रीज होती है इन्फ्लेशन में, राइट। तो आप क्या इसे मनी मेजरमेंट में इसे रिकॉर्ड करा जाएगा कि भाई पहले 100 में खरीदी हमने वो ज़मीन, आज 10 करोड़ की? नहीं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है जिस टाइम आपने खरीदा उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। ये टाइम पीरियड जब बदलने के अकॉर्डिंग जो रुपए की वैल्यू में चेंजेस आया उसे रिकॉर्ड नहीं करता है। पढ़ लेते हैं।
ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस लेवल, महंगाई की वजह से प्राइस लेवल बदल जाता है। द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम, वैल्यू मनी की सेम नहीं रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के बदलने पर। ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइसेस, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे इज मच लेस, बताया ना, प्राइसेस बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ती है तो खरीदने की क्षमता गिरती है रुपए की, मच लेस देन व्हाट इट वाज सम ईयर अगो, यानी जो कुछ साल पहले जो चीज़ आप खरीद सकते थे सेम रुपए में, आज वो नहीं खरीद सकते क्योंकि रुपए की परचेजिंग पावर गिरती है। यानी सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होते हैं। परचेजिंग पावर का मतलब ये हुआ कि सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सेम मतलब फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी अकाउंट्स में, टैक्स में, कॉस्टिंग में सेम वर्ड लिखा आ जाए उसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर बैक। देयरफॉर इन द बैलेंस शीट when we add different asset purchase different point of time, हम अलग अलग टाइम पे एसेट खरीदते हैं। सेल्स फॉर एग्जांपल लैंड परचेज इन 2006 फॉर ₹10 करोड़, आपने 2006 में 10 करोड़ की एक ज़मीन खरीदी। बिल्डिंग परचेज करी 2022 में 20 करोड़ की। वी आर इन फैक्ट एडिंग हेट्रोजेनियस वैल्यू, हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग टाइम पे जो चीज़ें, कई वैल्यू को आप मिक्स करके तो दिखाते हैं ना बैलेंस शीट में। आप लैंड की वैल्यू लिखेंगे 10 करोड़ और बिल्डिंग की वैल्यू लिखेंगे 20 करोड़, पर टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है। हेट्रोजेनियस वैल्यू है विच कैन नॉट बी क्लब टुगेदर, आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, आप इन्हें शो अलग अलग ही करते हैं क्योंकि ये होमोजेनियस नहीं है। हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। एज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स अकाउंट, मनी की वैल्यू में जो चेंजेस हो रहा है वो आप बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। द अकाउंटिंग डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे अकाउंटिंग जो डेटा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताता है क्योंकि मनी की वैल्यू रिकॉर्ड चेंज होती रहती है जिससे आप मनी मेजरमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम पैरा पढ़ लेते हैं आपकी बुक से। दिस कॉन्सेप्ट इग्नोर दैट मनी इज एन इन इलास्टिक यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्ट इस बात को इग्नोर करता है कि मनी इन इलास्टिक होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती है। एज इट इज बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट अजम्पशन, इम्प्लिसिट मतलब छुपी हुई अजम्पशन पर बेस्ड होता है दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज नॉट ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस, ये परचेजिंग पावर मनी को इंपॉर्टेंस नहीं देता है जबकि देना चाहिए। मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है एज टू रिक्वायर एडजस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिट ऑफ लैंड परचेज 10 ईयर अगो वही 40 करोड़ की है एंड सिमिलर यूनिट ऑफ लैंड परचेज नाउ 90 करोड़, सेम ज़मीन को खरीदने के लिए हम 90 करोड़ देने। कुछ साल पहले 10 साल पहले तो वही ज़मीन 40 करोड़ की मिल रही थी, आज वही ज़मीन आपको 90 करोड़ की मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो गिर गई इन्फ्लेशन की वजह से। विल स्टिल बी शोन एट द रिस्पेक्टिव वैल्यू और टोटल 130 करोड़ ही दिखाएंगे जबकि दिखाना कितना चाहिए 90 + 90, क्योंकि आज इस ज़मीन की वैल्यू भी 90 हो गई। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप मनी का जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो मनी की प्राइस चेंज होती है उसे ये कॉन्सेप्ट इग्नोर करता है, यानी आज वैल्यू 130 करोड़ ही है। दो इन रियल वर्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ द यूनिट टुगेदर 180, वैसे तो 180 करोड़ है इन दोनों ज़मीन की वैल्यू। अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द बिजनेस, इसलिए सही तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रू वैल्यू नहीं बताता। वैल्यू तो बताता है कि हाँ ये 40 करोड़ की खरीदी थी 10 साल पहले, बट ट्रू वैल्यू नहीं है क्योंकि आज इस ज़मीन की वैल्यू भी 90 करोड़ है। एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि बताया गया है, मैनी मटेरियल ट्रांजेक्शन, बहुत से मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स अकाउंट, जिन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि उन्हें मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। बताया था कि एम्प्लॉयज़ की वैल्यू, किसी एम्प्लॉय की ईमानदारी एक्सेट्रा। येट it is used for accounting purpose because it is not possible to adopt a better measurement scale, उन्हें अकाउंटिंग के पर्पस में यूज़ में लेना चाहिए पर हम उन्हें नहीं रिकॉर्ड कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई नापने का पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय की वैल्यू कैसे नाप सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। एंटिटी एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आर व्यू एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपने ऊपर पढ़ा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑन विच अदर प्रोजर्व कॉन्सेप्ट थे। हिंगे मतलब डिपेंड करते हैं, हिंगे मतलब जिस पे डिपेंड करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, मनी मेजरमेंट के और सेपरेट एंटिटी के। तो आई होप यहाँ तक आया होगा आपको समझ, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इन दोनों कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कल मिलेंगे। अब से रेगुलर हम फाउंडेशन की वीडियो भी मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।